Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel. My name is Rupanshu Miglani and I am qualified chartered accountant and I'm currently working with one of the big fours in financial due diligence domain. So today's video I'm going to cover what is financial due diligence, what are its importance and what are the focus areas for financial due diligence. This is going to be a basic video, so I'll start accordingly. Let me show you my screen where I have created the PPT. We'll start accordingly. सो व्हाट इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे बायर इन्वेस्टर यानी एक्वायरर को इंश्योर होता है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का फ्यूचर लुकआउट या प्रोस्पेक्ट क्या है. दिस इज एन आउटगोइंग प्रोसेस, सॉरी ऑनगोइंग प्रोसेस, जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं फ्रॉम फिनेंशियल स्टैंड पॉइंट. क्योंकि इसके अंदर हम फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं तो किसी भी नंबर्स को हम जब भी चेक करेंगे तो जो नंबर फिनेंशियली हम देख सकते हैं उसी का ही हम इसमें एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो दिस इज अ डिफरेंस फ्रॉम ऑडिट इन दिस पर्टिकुलर ड्यू डिलिजेंस. ऑडिट के अंदर हम जनरली ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, बट फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम उसे इंफॉर्मेशन को गैदर भी कर रहे हैं, इवैल्यूएट भी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं. एक कोई भी इसकी शो डेफिनेशन नहीं है, बट एक लेमन टर्म में हम इसे बोल सकते हैं कि हम किसी भी कंपनी की जानकारी फाइनेंशियल नंबर्स के हिसाब से लेने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की. तो ड्यू डिलिजेंस की इंपॉर्टेंस ऐसा है कि ड्यू डिलिजेंस इज अ प्रोसेस अलाउज एन एक्वायर to identify and access risks, liabilities, and business problems in the target company before finalizing the transaction, potentially avoiding losses and bad press later on. तो बेसिकली आज ही हम बिजनेस, आज लेट से हमने कोई डील की, हमने कोई ट्रांजैक्शन की है, तो आज ही हम उसका ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे. तो उससे हमें आज ही हमें मालूम पड़ जाएगा कंपनी के क्या रिस्क हैं, कंपनी की क्या लाइबिलिटीज हैं. बाय लाइबिलिटीज इट कवर्स हिडन लाइबिलिटीज, कंटीजेंसीज, वन टाइम कमिटमेंट्स, एवरीथिंग कवर हियर. और क्या क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स है. तो इससे एक आइडिया हो जाएगा इन्वेस्टर को, बायर को, एक्वायरर को कि यार कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है इन द फ्यूचर. ऐसा ना हो कि आज मैं इन्वेस्ट कर दूं और लेटर वो कंपनी लॉस में चले जाए या फिर कंपनी वो बंद ही हो जाए, मैं उसका कुछ भी ना कर पाऊं. तो बीइंग अ इन्वेस्टर, तो ताकि वो फ्यूचर में लॉस में ना रहे, इसलिए वो सब चीजें करवाता है. और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंस हो सकता है कि इससे हमें जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी इंफॉर्मेशन जिसमें मेंशन्ड होती है कंपनी के बारे में, जो उसका प्रोस्पेक्ट है कंपनी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करने को मिल जाएगा क्या वो सारी इंफॉर्मेशन जो डील में हमें दिखाई गई है, क्या वो एक्जेक्टली मैच कर रही है या नहीं कर रही. ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफेक्ट्स में अगर डील में होंगे या कुछ भी होंगे तो इस चीज से वो कवर भी हो जाएंगे फ्यूचर में. तो ऐसे कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें एग्रीमेंट के अंदर कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलती. तो हम जब हम चेक कर रहे हैं उस पूरे उनके बिज़नेस मॉडल को, उनके फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जिससे हमारी डील के वैल्यूएशन में चेंजेस आ सकते हैं. तो जैसे-जैसे आगे जाएँगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें टच अपॉन करवाता जाऊँगा. तो एक बहुत बड़ा डाउट आता है मन में कि यार ऑडिट हो रही है तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट ही क्या है? तो एक ये जो मिथ को रिमूव करने के लिए कि ऑडिट है तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्यों? तो उसके लिए एक मैंने स्लाइड पर्टिकुलरली प्रिपेयर की है. क्योंकि ड्यू डिलिजेंस ऑडिट के अंदर बेसिकली जो मटेरियलिटी होती है वो मे बी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब बायर किसी बिज़नेस को एक्वायर कर रहा है तो उसकी मटेरियलिटी बिल्कुल अलग हो सकती है. तो इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का करवाने का. और जनरली जो ऑडिट होती है वो व्हाट पे फोकस करती है, लेकिन जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हम व्हाई पे फोकस करते हैं. ऑडिट्स बैलेंस शीट्स फोकस्ड रहती है, वन टाइम एक रहता है उसका टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ईयर एंड इंटरिम या क्वार्टरली, जब भी ऑडिट्स का टाइम होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट्स का. बट ड्यू डिलिजेंस हम एक, जब भी मैंने डिस्कस भी किया था, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस. जब कंपनी को एक्वायर करेगा कोई बायर तो वो ड्यू डिलिजेंस करवाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके फैक्ट्स को चेक करेंगे. हमेशा ऑडिट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को ही रखती है, जबकि ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम फोरकास्टिंग भी करते हैं फिगर्स का, उसको भी हम एनालिसिस करते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बायर अगर किसी बिजनेस को आज ले रहा है तो उसे ये चीज पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसका क्या होने वाला है उस बिजनेस का. कि पास्ट में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उसका फ्यूचर आउटलुक या उसका वो, अगर आप बिजनेस की लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर उसका एक लाइफ साइकिल आज खत्म हो गया उस बिजनेस का, तो फिर वो बिजनेस, अगर वो आज ही वो एक मैच्योरिटी स्टेज पे खड़ा हो गया है,
तो फिर आगे उसका एक बिज़नेस का लॉन्ग रन में है नहीं, तो डिक्लाइन ही आना है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ बिज़नेस उस पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा है। तो इसलिए हम फोरकास्टेड नंबर्स को भी चेक करते हैं ताकि हमें पता लगे कि अब बिज़नेस में अभी और भी स्कोप है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है और इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। हम इसमें क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को भी देखते हैं। इसमें हम सिर्फ़ नंबर्स सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर ही नहीं देखते, हम बहुत सारे एनालिसिस उसके अलावा भी करते हैं। लेट्स सी फुल टाइम इक्विवेलेंट्स एफटी एनालिसिस करते हैं, हम हेड काउंट एनालिसिस करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें उसके सिस्टम पे भी एनालिसिस होता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एनालिसिस होता है, वो पूरी चीज़ें हम एड्रेस करते हैं, जबकि ऑडिट्स के अंदर ये सब कवर नहीं होता। अब जैसे मैंने आपको बता दिया ड्यू डिलिजेंस होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ऑडिट से वो क्यों अलग है। लेकिन अभी जो मेन मेन जो पॉइंट आता है कि हम ड्यू डिलिजेंस में एग्ज़ैक्टली करते क्या हैं? तो दीज़ आर द फोकस एरियाज़। आई हैव डिवाइडेड दिस फोकस एरियाज़ इंटो 4 कैटेगरीज़। सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एंड कैश फ्लो एनालिसिस। तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बेसिकली जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अर्निंग्स आती हैं, वो हमारे ड्यू डिलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ैक्टली काम में नहीं आती, तो उसके लिए हमें उसमें से बहुत सारे नॉन रेकरिंग इनकम्स, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वन टाइम एडजस्टमेंट सब करने रहते हैं। हमें एडजस्टेड एबिटा जनरली निकालना रहता है वैल्यूएशन के पर्पज़ से। तो उस केस के अंदर हमें बहुत सारे एनालिसिस ये दिस डिपेंड्स अपॉन बिज़नेस टू बिज़नेस। ये किसी शॉर्ट एक बिज़नेस का आप फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ यार, इसमें ये आ रहा है तो इसमें भी ये आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो वो आपको बिज़नेस मॉडल देखना पड़ेगा, उसके पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसलिए तो वो मैं कह रहा था कि ऑडिट से क्यों अलग है। तो इसमें आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, बिज़नेस मॉडल, सिस्टम्स को पढ़ के आप एनालिसिस करोगे। इसमें आप हिस्टोरिकल प्लस प्रोजेक्टेड को भी देखोगे, क्वालिटी। अब क्वालिटी से मतलब हो गया जब हमने एडजस्टेड जो नंबर्स निकाले उसकी क्वालिटी को एग्ज़ैक्ट क्वालिटी को डिनोट करेगा कंपनी के या बिज़नेस के। इसमें हम जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज कर देते हैं मेंटेनेंस कैपिटल में, ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, क्योंकि कितना कंपनी का ग्रोथ है उसका ग्रोथ हम देखेंगे कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना हमें उसके मेंटेनेंस में लग रहा है उसको हम मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम बहुत सारे जो भी इनके रन रेट मैटर्स जो मॉडल को अफेक्ट कर रहे हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे। और अल्टीमेटली हमें रिकास्ट इनकम स्टेटमेंट बनाना रहता है पोस्ट एडजस्टमेंट, जिसका मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जिसमें हम नॉन रेकरिंग और वन टाइमर्स को निकाल देंगे। तो ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्किंग रहती है क्वालिटी ऑफ अर्निंग, क्योंकि जनरली जो हमारी डील्स होती हैं वो मल्टीपल्स ऑफ एडजस्टेड एबिटा मैक्सिमम टाइम रहती हैं। तो एक हमें एक आइडिया रह जाएगा कि कितना हमें एडजस्टेड एबिटा निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कितना एडजस्टेड एबिटा है उसके ऊपर ही हमें एक वैल्यूएशन का अप्रोक्स फिगर मिलेगा। सेकंड ब्रॉड कैटेगरीज जिसमें मैंने इसको बांटा है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ की बिजनेस ड्राइवर्स। तो की बिजनेस ड्राइवर्स आई वुड से लॉट ऑफ केपीआईज जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दिस इज डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, स्पेसिफिक रहता है। बट जनरली अगर मैं आपको बताना चाहूँ ऑन एन एवरेज, अगर आपको मैं एक नेम मेंशन करना चाहूँ जो जनरली हर बिजनेस में हम कैलकुलेट करते ही करते हैं, तो वो रह गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन, DPOs, डे पेबल्स आउटस्टैंडिंग, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग एंड CCC कैश कन्वर्जन साइकिल। तो दीज ऑल रेशियोज हम जो इसमें चेक करते हैं उसके बेसिस पे हम एक हिस्टोरिकल ट्रेंड ट्रेंड देखते हैं कंपनी का कैसा ट्रेंड है हिस्टोरिकल उन केपीआईज के बेसिस पे, और हम उसके बेस पे एक मॉडल अजम्पशन बनाते हैं फ्यूचर में कि फोरकास्टिंग में कि अगर ये ऐसा ऑन एन एवरेज इतना है तो फोरकास्ट हम इसका कैसा दिखेगा। डेफिनेटली बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो कंपनी स्पेसिफिक रहते हैं, तो तो वो आपको बिजनेस टू बिजनेस देखना पड़ेगा। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ ट्रेड वर्किंग कैपिटल एंड अदर वर्किंग कैपिटल। तो ट्रेड वर्किंग कैपिटल जनरली हैविंग ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स या सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो डायरेक्टली कंपनी के ट्रेडिंग से रिलेट करती है, जबकि अदर वर्किंग कैपिटल में हम अदर एसेट्स एंड अदर लायबिलिटीज जनरली इसमें कंसीडर करते हैं जो हमारे ट्रेड वर्किंग कैपिटल का पार्ट्स नहीं बनते। हम इसमें एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, एडजस्टेड नेट वर्किंग कैपिटल आई वुड से। तो उसके बेसिस में हम एक एनालिसिस करते हैं। वर्किंग कैपिटल को भी हम सीजनैलिटी और ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, उसके ऊपर हम एक एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज अ थर्ड ब्रॉड कैटेगरी वर्किंग कैपिटल। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल निकाल ही क्यों रहे हैं, इतना क्यों मत्था मार रहे हैं इसके ऊपर। तो आई विल टेल यू वर्किंग कैपिटल से क्या होता है। लेट्स से हमारी एक एक कंपनी का ऑन एन एवरेज हमने चेक किया कि कंपनी को चलाने के लिए 50 रुपीज की पर फाइनेंशियल ईयर एक या पर अकाउंटिंग ईयर हमें एक
रिक्वायरमेंट रहती है। पर जिस दिन हम ये बिज़नेस को एक्वायर कर रहे हैं, उस दिन वो बिज़नेस में ₹40 ही वर्किंग कैपिटल इंजेक्ट है। तो एज़ एन एक्वायरर तो मेरे मन में अभी क्या ख़्याल आएँगे यार कि आज मैं इस बिज़नेस को एक्वायर कर रहा हूँ, तो लेकिन मेरे को तो वर्किंग कैपिटल और इंजेक्ट करनी पड़ेगी इसमें। तो जनरली क्या होता है, लेट्स से हमने एडजस्टेड एबिटा से इसका वैल्यूएशन निकाला, वो निकला ₹100 मल्टीपल के अकॉर्डिंग। बट वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करेंगे, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस के अंदर लेट्स से हमने देखा कि ₹10 हमें और इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो ₹100 हमारे पास वर्किंग कैपिटल थी, उसमें से 10 माइनस कर देंगे। अब बायर को क्या पे करना रहेगा, ₹90 नेट में पे करना रहेगा सेलर को, क्योंकि हमने उसके बिहाफ पे ₹10 और इंजेक्ट किया वर्किंग कैपिटल में, सेम बिज़नेस को उसी वे में चलाने के लिए जो अभी तक सेलर चलाता आ रहा था। थर्ड एक सॉरी फोर्थ जो ब्रॉड कैटेगरी आती है वो होती है डेट लाइक आइटम्स। ये एक नॉर्मल डिबेंचर्स या नॉर्मल लायबिलिटीज नहीं है जो हम बैलेंस शीट्स में देखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग, वन टाइम कैश कमिटमेंट्स, कंटिजेंसीज, अर्नआउट्स, रिस्ट्रक्चरिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन और क्लेम्स, ये सब चीजें कवर होती हैं इसमें, जो जनरली कई बार हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखती। लेकिन हम फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम ये सब डेट लाइक आइटम्स में कंसीडर करते हैं। कभी-कभी कुछ आइटम्स जो हमें डेट लाइक आइटम्स नहीं दिखती, लेकिन परचेज और सेल्स एग्रीमेंट जो बने हैं, उसमें हमें वो डेट लाइक आइटम मानने के लिए बोला गया, तो अभी हम उसको डेट लाइक आइटम मानते हैं। तो इसलिए हमें एग्रीमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है उस चीज़ को देखने के लिए। अब एक एक अ, दिमाग में सवाल आएगा कि हम डेट लाइक आइटम्स निकाल ही क्यों रहे हैं? देखिए, जैसे अभी मैंने वर्किंग कैपिटल का आपको बताया कि जैसे हमें उसी प्रकार से कोई भी एक्वायरर, कोई भी बायर जब किसी बिज़नेस को खरीद रहा है, उसको उसको उस बिज़नेस से खरीदने से ₹10 की एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी लेनी पड़ रही है। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम कैश माइनस करके नेट में निकालते हैं डेट लाइक आइटम्स, इसे नेट डेट कहा जाता है जनरली लेमन टर्म में। तो हम नेट डेट निकालेंगे, तो नेट डेट से लेट्स से उनको ₹10 की और एक लायबिलिटी आ रही है। तो अभी हमने जो वैल्यूएशन किया था ₹100 का हमारा वैल्यूएशन हुआ था, ₹10 का हमने वर्किंग कैपिटल का माइनस कर दिया था, तो ₹10 हम डेट लाइक का भी माइनस कर देंगे, क्योंकि बायर कहेगा मुझे आपके बिज़नेस लेने से ₹10 की लायबिलिटी भी तो देनी पड़ेगी। तो उस केस में हम ₹80 का ही उसे बायर बायर सेलर को पे करेगा। तो आपको सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस के अंदर ये भी देखना रहता है कि आप बायर के हिसाब से आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं या सेलर के हिसाब से कर रहे हैं। कौन आपका क्लाइंट है, किसने आपको अपॉइंट किया है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, उसके बेसिस पे काफ़ी वर्किंग्स में डिफरेंस आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक ड्यू डिलिजेंस, इट्स इम्पोर्टेंस एंड फोकस एरिया ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई विल कवर ईच एंड एवरी फोकस एरिया इन डिटेल, वन वन वीडियो के साथ मैं बना सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू लेट मी नो। होप यू लाइक द वीडियो। और कुछ सजेशन हो तो प्लीज लेट मी नो एज वेल। हैव अ नाइस डे गाइस।